जय हिंद सभी को। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th अध्याय 3 केमिस्ट्री विषय, जिसमें हम लोग करेंगे आज धातु और अधातु। पिछले 2 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग का तीसरा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। तो साथियों, हम लोग धातु और अधातु पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि ये धातु और अधातु आया कहां से, आखिर इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। अगर हम ये जान लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और हम धातु और अधातु को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ है। ओरिजिन अर्थात उत्पत्ति कहाँ है। ये धातु और अधातु तो बहुत बाद में आया। जैसे अगर कहें आप कोई मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो पहले आपके पिताजी रहे होंगे, उससे पहले उसके पिताजी रहे होंगे, फिर उससे पहले उसके पिताजी रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं से तो वो आया, आप आए हैं, तो उससे पहले कोई थे, उससे पहले कोई थे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि धातु की उत्पत्ति आखिरकार कहां से हुई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका मूल स्रोत ये कहां से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पदार्थ को। किसको देखेंगे? पदार्थ को। देखिए, पदार्थ है, हम किसे कहेंगे? पदार्थ किसे कहेंगे? व्हाट इज मैटर। इसको, पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैटर। ध्यान देंगे, धातु को बोलते हैं मेटल और इसको बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं साथियों? मैटर बोलते हैं पदार्थ को। दुनिया की हर एक वस्तु, हम आप जो भी है, ईंट पत्थर, हर एक वस्तु को हम पदार्थ कह सकते हैं। दुनिया की कोई भी, एवरीथिंग जो भी है, तो हम उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो देखिए, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 2 भागों में। पहला था भौतिक वर्गीकरण। क्या था? भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण। वर्गीकरण। 1 मिनट में देख ले रहा हूं विजन क्लियर है कि नहीं, अर्थात अच्छे से सब कुछ दिख रहा है या नहीं। सब ठीक है, चलिए आगे हम शुरू करते हैं। भौतिक वर्गीकरण 1 नंबर में, इसे आप लोग नोट करेंगे यहां से, पदार्थ के पास से। हालांकि आप लोग पदार्थ 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी से, लेकिन फिर भी हम इसे बहुत कम शब्दों में और जल्दी जल्दी से हम लोग रिकॉल करते चलेंगे। तो 1 नंबर ऐसे आप लोग लिखेंगे, कॉपी में बीच में पदार्थ, और पदार्थ के को 2 भागों में बांटेंगे। एक साइड में लिखेंगे आप लोग भौतिक वर्गीकरण और दूसरे साइड आप लोग लिखेंगे रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। पहले आप लोग समझ लीजिए, मैं लिखने के लिए जब कहूंगा तब आप लोग लिखते चलेंगे। भौतिक वर्गीकरण को, या भौतिक अवस्था भी इसे हम कह सकते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था, वर्गीकरण या अवस्था, अवस्था। और ये हो जाएगा रासायनिक अवस्था। अवस्था बच्चों। तो पहले, आज से कुछ वर्ष पहले, पदार्थ की सिर्फ 3 अवस्था मानी जाती थी। कितनी अवस्था? सिर्फ 3 अवस्था, जिसमें एक था फर्स्ट नंबर में ठोस। क्या था बच्चों? ठोस। और दूसरे नंबर में क्या था? द्रव। पहला क्या था? ठोस। और दूसरा क्या था? द्रव। दूसरा क्या था? द्रव। ध्यान देंगे आप लोग, ये द्रव्य नहीं लिखेंगे। ऐसे जो एक द्रव्य होता है वो होता है आभूषण वाला द्रव, जैसे सोना चांदी, जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहते हैं अपने लोग व्याकरण में, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो वो द्रव्य होता है आभूषण वाला। और यहाँ द्रव का अर्थ है लिक्विड पदार्थ, जो तरल पदार्थ हो, जैसे लाइक वाटर, मिल्क, ये सब हो गया आप लोग को। तो द्रव आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद तीसरा नंबर में हमारा हो जाता है गैस। क्या हो जाता है? गैस। ठोस को सॉलिड बोला गया, द्रव को लिक्विड बोला गया और गैस को गैस बोला गया। तो पहले ये 3 ही अवस्था थी, लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स आया, नैनो टेक्नोलॉजी आया, तो और 2 खोजे गए, जिसमें चौथा का नाम रहा प्लाज्मा अवस्था। क्या रहा बच्चों? प्लाज्मा अवस्था। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। और पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है उसे हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टीन कंसीडेंट। क्या कहते हैं बच्चों? बोस आइंस्टीन। चलिए, जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर में अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं बोस आइंस्टीन कंसीडेंट। इसे हम लिख सकते हैं बोस आइंस्टीन कंसीडेंट, लिख सकते हैं। तो ये पदार्थ की 5वीं अवस्था हो गई। तो सॉलिड आप लोग जानते हैं, ठोस पदार्थ हम किसे कहते हैं?
ठोस पदार्थ वह है जिसका घनत्व अर्थात डेंसिटी, घनत्व से कहने का मतलब हुआ घनाकार, कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है, इसमें मान लीजिए इसमें लोहा है, क्या है, लोहा, यानी हम कहे तो Fe आयरन है, या हम कह दे तो कांच है, इसमें क्या है, कांच, या हम कह दें कि हीरा है। इसमें से मान लीजिए इसमें कोई एक पदार्थ हम रखते हैं, और घनत्व का अर्थात मतलब हुआ घनाकार कितना, अर्थात इसके जो पार्टिकल है वो कितने पास पास है, उसी को हम घनत्व कहेंगे। तो इसका आकार और आयतन निश्चित हो जाता है। मान के चलिए कोई एक लोहे का यहां हम छड़ लिए और इतना बड़ा इसको हम बना दिए, इसको पिघलाए और एक सांचे में डाल के हम इतना बड़ा कर दिए, तो इसका आकार और आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। उसके बाद जब तक उसे हम पिघलाएंगे नहीं, गर्म नहीं करेंगे, उसके आकार में हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो वह पदार्थ लिख लीजिए आप लोग, ठोस दे करके उसके आगे तीर का चिन्ह दीजिए और लिखिए, वह पदार्थ या वैसा पदार्थ जिसका आकार व आयतन निश्चित हो उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे इसका ऊंचाई जो होगा वह निश्चित हो जाएगा, मोटाई जो होगा वह निश्चित हो जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। जैसे आप मिट्टी लीजिए, एक कोई इतना बड़ा कप लीजिए और इसमें मिट्टी डालिए, और मिट्टी के बराबर अब मिट्टी को निकाल के उसमें क्या डाल दीजिए, लोहा पिघला कर डाल दीजिए, तो उसका वजन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिर लोहा के मुताबिक अगर कांच को आप पिघला के दीजिएगा तो लोहा से ज्यादा वजन किस चीज का हो जाता है बच्चों, कांच का हो जाता है। और कांच से ज्यादा अगर हम देखें तो हीरा का हो जाएगा, चांदी का हो जाएगा, सोना का हो जाएगा, चांदी से ज्यादा सोना का होगा, सोना से ज्यादा हीरा का हो जाएगा, हीरा से ज्यादा प्लेटिनम का हो जाएगा। तो इस तरह से वजन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी बढ़ रही है, घनत्व बढ़ रहा है। जिसका घनत्व जितना उसका वजन, उसका भार उतना, और वह मजबूत उतना होगा। आप लोग देखे होंगे कि जो चीज जितना मजबूती से बंधा हुआ रहता है और वो टूटता है तो उतना ही तबाही मचाता है। अगर हम आप एक पत्थर लें, क्या लें, एक पत्थर लें, उस पर छेनी देकर हथौड़े से जब मारेंगे तो उसका अगर एक तिनका भी टूटेगा तो बहुत दूर तक जाके रुकेगा, बहुत दूर तक उड़ेगा, और वो तिनका अगर किसी को लग गया तो वो बहुत जोरों का लगता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग ठोस समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं लोहा, कांच, हीरा, टीना, ईटा, पत्थर, जो भी क्या हो, ठोस हो। आगे आप लोग लिखेंगे लिक्विड। देखिए लिक्विड जो होता है द्रव, यह तरल पदार्थ हुआ। तरल यानी पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया। तो घी क्या हो जाता है, ठोस फॉर्म में भी रहता है और जो आपको सॉलिड फॉर्म में भी रहेगा और लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा। पानी को भी आप जमा के सॉलिड फॉर्म में भी कर सकते हो और लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर गैस है। अगर इस कमरे में हम गैस को छोड़ दें, जैसे अगरबत्ती को जला लें, अगरबत्ती को जलाएंगे तो उसका धुआं क्या होगा, चारों ओर बिखर जाएगा। तो इसलिए उसका पार्टिकल बहुत दूर दूर होता है। ना तो इसका आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है, क्योंकि आप इसे छोड़ दीजिए रूम में, ये चारों तरफ बिखर जाएगा। इसलिए गैस का लिखेंगे परिभाषा, वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों में से कोई निश्चित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। और द्रव का, इसका कोई आकार नहीं होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं है किंतु आयतन निश्चित है। आयतन निश्चित है। आकार इसलिए निश्चित नहीं है क्योंकि अगर आप इसे किसी बाल्टी में रख दीजिए तो उसका आकार ले लेगा, कोई आप बड़ा सा पाइप में डाल दीजिए तो ये उसका आकार ले लेगा। आई होप कि ये भी आप समझ गए होंगे। प्लाज्मा अवस्था वह अवस्था है जब आप लोहे को पिघला करके पूरा पिघला दीजिए, जिस तरह से पानी हो, तो वही क्या हो गया, प्लाज्मा अवस्था हो गया। जब बारिश होती है तो एक कवक टाइप का कुछ लग जाता है जमीन पे, वह भी किस अवस्था में होता है, तो प्लाज्मा अवस्था में होता है। आई होप कि आप प्लाज्मा अवस्था भी समझ गए। और इस अवस्था पर अभी जो है साथियों, इस पर रिसर्च चल रहा है, अभी इसके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा गया। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं रासायनिक वर्गीकरण की ओर। और इतना आप लोग लिख लिए हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं रासायनिक वर्गीकरण की ओर। तो रासायनिक वर्गीकरण को भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, इसी तरह से आप लोग को भी लिखना। रासायनिक वर्गीकरण के भी दो पुत्र हुए, जिसमें से पहला हुआ शुद्ध पदार्थ। क्या हुआ, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। और दूसरा हुआ मिश्रित पदार्थ, यानी कहे तो मिश्रण। क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। अब शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा और मिश्रण को भी दो भागों में बांटा। मिश्रण को भी कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, और शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा। मिश्रण को
दो भाग में बांटा तो एक हो गया समांग मिश्रण। क्या हो गया? समांग मिश्रण। मिश्रण यहां लिखा हुआ है तो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद हो गया एक विसमांग मिश्रण। विसमांग मिश्रण, घबराएंगे नहीं, इस सब का नोट्स में आपको परिभाषा लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। और इसके नोट्स के लिए आप लोग ज्वाइन करेंगे एसी आनंद क्लासेस, जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है। तो एसी आनंद क्लासेस ज्वाइन करेंगे, वहां पे आप लोग को इसका जो है हर एक का मिश्रण का परिभाषा मिल जाएगा, समांग मिश्रण, विसमांग मिश्रण। यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूं क्योंकि ये सब 9th का ही बच्चों टॉपिक है, तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और सबसे देखिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जरूरी ये नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, जरूरी ये है कि आप क्या छोड़ रहे हैं। जो भी टॉपर बच्चे होते हैं ये नहीं करता है कि वो सब कुछ जो मिलते चल रहा है उसे हम लपेटते चलते हैं। नहीं बच्चों, अगर आप बहुत ज्यादा कुछ खाएंगे ना तो क्या हो जाएगा? उल्टी हो जाएगा, आप नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से पढ़ाई भी यही चीज है, इसे आप जितना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, उतना आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। आप लोग टाइम बचाइए, बहुत परिभाषा के पीछे नहीं भागना है। हाँ, जानकारी भी हमें रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जो हमें जरूरी नहीं है उसको हम 10 घंटा दे रहे हैं। इसे आप लोग थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। परिभाषा मैं यहाँ समझा दे रहा हूं, एक बार आप लोग परिभाषा पढ़ेंगे याद हो जाएगा आप लोग को। देखिए, मिश्रण, चाय आप लोग पीते होंगे या कॉफी पीते होंगे या शरबत पीते होंगे। जब आप क्या कीजिए, दूध लीजिए, चीनी लीजिए, चाय पत्ती लीजिए, पानी लीजिए, सबको मिला दीजिए, वही क्या हो गया? मिश्रण हो गया। तो हम सीधी सी शब्द में कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को हम मिला दिए तो वही मिश्रण हो गया। दो या दो से अधिक पदार्थ के को जब हम आपस में मिलाते हैं तो क्या हो गया? मिश्रण हो गया। आई होप कि मिश्रण समझ गए आप लोग। दो या दो से अधिक पदार्थ के को जब हम मिलाते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है? मिश्रण का निर्माण होता है। अब एक नंबर में है समांग मिश्रण और दो नंबर में है विसमांग। समांग मिश्रण क्या हुआ? देखिए, जब आप पानी और चीनी को घोलिएगा, पानी और चीनी को घोलिएगा तो पूरी तरह से घुल जाएगा, या इसी में आप नमक डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए? नमक डाल दीजिए, तो पूरी तरह से घुल जाएगा। लेकिन यहाँ की क्या कीजिए, आप लोग पानी लीजिए, पानी लीजिए और पानी में क्या डाल दीजिए? थोड़ा बालू डाल दीजिए, क्या घुलेगा? कभी नहीं घुलेगा। इसमें अगर आप नींबू का रस भी डाल दीजिए, नींबू का रस डाल दीजिएगा तो भी घुल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कीजिए, पानी में आप बालू डाल दीजिए, कभी घुलेगा? नहीं घुलेगा। लोहे के टुकड़े डाल दीजिए, ईटा का टुकड़ा डाल दीजिए, घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ के को आपस में इस तरह मिलाते हैं कि वो पूरा घुल जाए तो वह क्या हो गया? समांग मिश्रण हो गया। और जब नहीं घुलता है आपस में पार्टिकल तो वो विसमांग मिश्रण हो गया। आई होप कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। वह पदार्थ जो पूरी तरह से घुल जाए तो उसे समांग मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ को जब आपस में मिलाए और वह पूरी तरह से मिल जाए तो वह समांग मिश्रण है। लेकिन जब पूरी तरह से नहीं मिले तो वह क्या हो जाएगा? विसमांग मिश्रण हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या देखते हैं बच्चों? शुद्ध पदार्थ देखते हैं। और शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया। आई होप कि ये आप लोग समझ गए होंगे। शुद्ध पदार्थ को भी कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। पहला हुआ तत्व, पहला क्या हो गया? तत्व। और दूसरा क्या हुआ? यौगिक। दूसरा यौगिक। बिल्कुल आप लोग इसे चाहे तो फेयर भी कर सकते हैं, नोट करेंगे। फर्स्ट आप लोग लिखेंगे पदार्थ यानी मैटर, और उसको आप लोग कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे, भौतिक वर्गीकरण या अवस्था, रासायनिक वर्गीकरण या रासायनिक अवस्था। इसे आप भौतिक वर्गीकरण में इसको, इसके कितने अवस्था हुए? 5 अवस्था हुए। और रासायनिक वर्गीकरण में पहले 2 अवस्था हुआ, जिसमें शुद्ध पदार्थ और मिश्रण हुआ। मिश्रण को दो भागों में बांटे, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। जब पूरी तरह से घुल जाए जैसे शरबत तो वो समांग मिश्रण है, और नहीं घुले तो वो विसमांग मिश्रण है। अब शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा, जिसमें एक तत्व हुआ और एक यौगिक हुआ। अब तत्व के भी 2 पुत्र हुए। तत्व के भी कितने पुत्र हो गए? 2 पुत्र हुए, जिसमें हुआ एक धातु यानी मेटल और दूसरा हुआ अधातु। क्या हो गया? अधातु। और धातु और अधातु को जब हम मिलाएंगे तो यही बन जाएगा उप धातु। क्या बनेगा बच्चों? उप धातु यानी मेटलाइट बनेगा। मेटल और नॉन मेटल को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? मेटलॉइड बनेगा। इसे हम आगे समझेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लिए कि पहले क्या आया? पदार्थ आया। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, इससे शुद्ध एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को हम दो भाग में बांटे, तत्व हुआ, यौगिक हुआ। अब तत्व से निकला धातु। तत्व से क्या निकला? धातु। और इसी का एक सुधरा हुआ पुत्र हुआ जिसे हम धातु बोले, एक बिगड़ा हुआ जिसे हम लोग क्या बोल दिए? अधातु बोल दिए। और इसका तो कुछ कहा ही नहीं जाए। उपधातु की संख्या ज्यादा नहीं है, 5 से 6, वो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए अब हम यौगिक को भी देख लेते हैं। यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया बच्चों, जिसमें एक हो गया आपको कार्बनिक यौगिक
और दूसरा हो गया अकार्बनिक यौगिक। आप लोग कहीं लिख लेंगे एक कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, यौगिक यहां लिखा हुआ है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा हुआ इसी के पीछे लगा दीजिए अकार्बनिक यौगिक। तो दो इसके भी हो गए, कार्बनिक और अकार्बनिक। जब आप लोग कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे यानी चौथा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आप लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए मिलेगा। बाकी डिटेल में इसे हम लोग क्लास 11th और 12th में समझेंगे। आई होप कि यहां तक सारा कुछ आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके अर्थात रोक रोक के भी इसे आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। आप लोग पदार्थ की परिभाषा अगर चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। लिखिए वह वस्तु, पदार्थ की परिभाषा में लिखिए वह वस्तु जो स्थान घेरे जिसमें कुछ भार हो, वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें कुछ भार हो और स्वयं को महसूस करावे उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, टीना, लकड़ी, ईटा, पत्थर, मार्कर, बोर्ड, कॉपी, किताब, जो भी चीज हम जिसमें क्या हो, भार हो, कुछ भार हो, जो रुकावट उत्पन्न करे, स्वयं को एहसास करावे, वह क्या हो जाएगा, वह पदार्थ हो जाएगा। आई होप यह सब आप लिख लिए होंगे। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखे थे कि तत्व अर्थात एलिमेंट से मिलकर बन निकला था आपके धातु और अधातु, तो सबसे पहले हम तत्व जानते हैं कि तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए, जिसमें भी क्या हो, एक समान के परमाणु का समूह, उसे हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। यानी उसमें जो परमाणु की संख्या उसमें एक समान हो। या कुछ क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम कि लोहा है, तो लोहा का जो स्ट्रक्चर क्या होगा, जब हम लोहा का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसका एक समान मिलना चाहिए। लिखिए आप लोग इसका परिभाषा तत्व का, प्रकृति में पाए जाने वाले वे समान और शुद्ध पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाले वे समान और शुद्ध पदार्थ जो ना तो सरल पदार्थ में विभक्त हो सकते हैं, और ना ही अन्य सरल पदार्थ के योग से बनाए जा सकते हैं। यानी आसानी से जिसे बनाए जा सकते हैं उसे तत्व कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, टीना इत्यादि। आई होप कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पर कुछ पॉइंट आप लोग नोट करेंगे जो काफी भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सबसे पहले कि तत्व की कुल संख्या कितनी है पृथ्वी पर, तत्व की कुल संख्या। तो तत्व की कुल संख्या कितनी है, तो 118 तत्वों का ज्ञान अभी पृथ्वी पर वास्तव में हो चुका है। कितने तत्वों का, 118 तत्वों का। चलिए, तो कितने भागों में बांटा गया, 118 भागों, 118 कुल तत्व है जो हमें अभी ज्ञात है। और इसे गुण के आधार पर दो भागों में बांटा गया। किसके आधार पर, गुण के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक है प्राकृतिक गुण, कौन सा गुण, प्राकृतिक गुण, नेचुरल गुण, और दूसरा है कृत्रिम या सिंथेटिक। कृत्रिम वह हुआ, कृत्रिम या इसे हम कह सकते हैं मानव निर्मित, जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। तो कुल 118 तत्व में 94 तत्व यानी कहे तो 94 तत्व प्राकृतिक है यानी नेचुरल है, और 24 तत्व आपके कृत्रिम है यानी कहे तो मानव निर्मित है। कितने तत्व, 94, कहीं कहीं 93 भी मिलता है, लेकिन अभी वर्तमान में 94 को, नेपच्यूनियन को मिलाकर हम 94 मानते हैं। जिसमें से कृत्रिम तत्व देख लिया 24 है। अब इसमें धातु की संख्या, किसकी संख्या बच्चों, धातु की संख्या आपको 93 है, अधातु की संख्या आपको 18 है, और उपधातु की संख्या 7 है। उपधातु की संख्या कितना है, 7 है। चलिए, उपधातु की संख्या
7 है। कहीं कहीं धातु आपको 94 भी देखने को मिलता है, 93 या 94 भी आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे और इसे आप नोट कर लेंगे। गुण के आधार पर कितने हैं तत्व? 2, एक प्राकृतिक तत्व और दूसरा मानव निर्मित तत्व। मानव निर्मित तत्व की संख्या 24 और प्राकृतिक तत्व की संख्या 94 यानी 94। क्या सब है वो आप लोग को मैं आगे पढ़ाऊंगा अगले क्लास में। ये तो आप लोग का लेक्चर फर्स्ट है, इसलिए इंट्रो में बहुत ज्यादा कुछ क्या ही आप लोग को पढ़ाया जाए। अब सिलेबस में आप लोग को क्या पढ़ना है थोड़ा मैं वो बता दे रहा हूँ, या देख ले रहा हूँ मैं कितने देर का वीडियो हो गया। चलिए अभी हमारे पास टाइम है तो हम लोग कर सकते हैं कि हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, देख लेते हैं एक बार हम वो। बच्चों आज मैं आप लोग को यही बता दे रहा हूं, अगला जो आप लोग का लेक्चर सेकंड होगा उसमें मैं आप लोग को टॉपिक बता दूंगा कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो कुछ इसमें और हम बता दे रहे हैं, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। और आप लोग यह काफी कहीं ना कहीं भी है, ये जानकारी हम लोगों के पास रहना चाहिए। 7 उपधातु हैं जिसका आप लोग नाम लिख लेंगे, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो आप लोग लिखिए बोरॉन, सिलिकॉन, उपधातु लिखेंगे आप लोग। उपधातु 7 है, याद कर सकते हैं आप लोग। बोरॉन लिखेंगे, सिलिकॉन लिखेंगे, मैं सिंबल लिखते चल रहा हूं, आप लोग हिंदी में लिख के सिंबल लिख लेंगे। उसके बाद जर्मेनियम, जीई इसका सिंबल होता है जर्मेनियम। उसके बाद आप लोग लिखेंगे आर्सेनिक, एंटीमनी, इसके बाद आप लोग लिखेंगे एंटीमनी। क्या लिखेंगे बच्चों? एंटीमनी लिखेंगे, इसका एसबी होता है सिंबल। उसके बाद आप लोग टेलुरियम लिखेंगे, टेलुरियम का होता है टीवी। और एक हो जाता है आप लोग का पोलेनियम, इसका होता है पीओ। तो ये 7 आप लोगों के उपधातु हैं, इस 7 उपधातु को याद कर लेंगे। इसके बाद 18 आप लोग का धातु रह जाएगा और धातु की संख्या कितना है 93 94, उसे भी हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, मन लगा के पढ़ते रहें और बिल्कुल भी ना घबराएं, अपना फेयर करते चले। जो भी मैं लिखा रहा हूं बता रहा हूं उसे आप लोग नोट करते रहें। और बच्चों देखिए, नोट आपका जो होता है वो आपका मेनली हथियार है, उसे आप किसी बच्चे को दे देते हैं या दे दीजिएगा तो क्या होगा कि आप भूल जाइएगा उसके पास से लाना। अगर नहीं ला पाइएगा तो फिर आपका तो नोट्स खो गया और फिर से आप करें, इतना समय आप लोग के पास नहीं है। इसलिए अपने नोट्स को संभाल के रखें और मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।